दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी और भगत सिंह के बीच में बारे में बहुत सारे हमारे लोगों के बीच में गलतफहमियां हैं कि भगत सिंह को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने पूरा प्रयास नहीं किया। तो चलिए इस कुछ फैक्ट्स के ज़रिए हम समझेंगे कि महात्मा गांधी ने पूरा प्रयास किया था कि नहीं किया था। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1919 में। 1919 में क्या हो रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है, असहयोग आंदोलन। इस समय ये 1919 से ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि इस ये आंदोलन बहुत ही सफल होगा और देश को आज़ादी बहुत जल्दी ही देश को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन उसी समय एक घटना हो जाती है, चौरी चौरा हत्याकांड। उसमें क्या होता है कि भीड़ एक जगह चौरी चौरा में भीड़ आंदोलन कर रही होती है। उसी समय कुछ उग्र हो जाती है भीड़ और अंग्रेज पुलिसकर्मियों को एक पुलिस चौकी में बंद करके आग लगा दी जाती है। इसमें लगभग 20 से 25 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इसकी वजह से गांधी जी बहुत दुखी हो जाते हैं और चौरी चौरा जो आंदोलन होता है असहयोग आंदोलन उसको वापस ले लेते हैं। इससे बहुत लोगों के अंदर बहुत आक्रोश होता है और कितने लोग नौकरी छोड़ छोड़ के जो इस आंदोलन से जुड़े होते हैं, कितने विद्यार्थी अपने पढ़ाई छोड़ के इस आंदोलन से जुड़े होते हैं। तो इससे लोग दुखी होकर यहाँ पे फिर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर दो लोग स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं और कुछ क्रांतिकारी मिलकर जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, सत्येंद्र नाथ सान्याल, ये लोग मिलकर 1923 में HRA की स्थापना करते हैं, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 9 अगस्त 1925 को ही एक घटना होती है, काकोरी कांड डकैती। इसमें 10 से ज़्यादा क्रांतिकारी मिलकर इस घटना को अंजाम देते हैं, जिसमें 40 से ज़्यादा क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी होती है। एक साल बाद ही अशफाकुल्ला खां की गिरफ्तारी होती है, जिसमें 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लारी, इन 4 लोगों को अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी की सजा सुना दी जाती है। 1926 में ही भगत सिंह नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं, जो मजदूरों और किसानों को संगठित करने का काम करती है। 1926 में भगवती चरण बोरा और भगत सिंह HRA को ज्वाइन करते हैं, जहां चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अपना काम कर रही होती है। कुछ दिन के बाद 1928 में ये HRA का नाम बदल के SSRA कर दिया जाता है, यानी ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें क्रांतिकारी देश को हमारा भी रोल देश को आज़ाद कराना है। इससे पहले क्या होता था कि HRA को लोग ये सोचते थे कि ये लोग डकैती हैं, लोगों को मारते हैं। तो ये अपना परसेप्शन बदलने के लिए कि हम देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो सोशलिस्ट शब्द का जोड़ा जाता है, जिसका क्रेडिट भगत सिंह को दिया जाता है। 1928 में ही एक आंदोलन चल रहा होता है, साइमन कमीशन वापस जाओ। उस समय साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन चल रहा होता है, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे होते हैं। तो इसमें एक अंग्रेज सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दे दिया जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय को चोट लग जाती है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे इस घटना से दुखी होकर 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ये लोग जेम्स स्कॉट को मारने का निर्णय लेते हैं। लेकिन वो दोस्तों वहाँ पे गलती हो जाती है, यहाँ पे मारने जाते हैं लेकिन वो पहचानने में कुछ गलती होने की वजह से वहाँ पे वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एक सैंडर्स होता है, उसको मार देते हैं, जो कि 21 साल का एक लड़का होता है। इस पूरे केस को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जजमेंट के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह वहाँ से बच निकलते हैं। फिर कुछ दिन के बाद अप्रैल 1929 में एक घटना को अंजाम दिया जाता है, जहाँ असेंबली में बम फेंकने का होता है। उसमें क्या होता है कि बटुकेश्वर, इसकी जिम्मेदारी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को दी जाती है। उस समय अंग्रेज सरकार जो होती है वो 2 बिल ला रही होती है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इसके लिए ये बिल ला रही होती है। तो उस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाके असेंबली में, जो कि आज हमारी संसद भवन है, उस समय असेंबली होती है, तो उसमें बम फेंकते हैं। उस एक संयोग की बात यह है कि जो हमारे सरदार पटेल थे, उनके भाई थे विट्ठल भाई पटेल। जैसे ही वो अपनी बात रखने वाले होते हैं उस बिल के ऊपर, तब उसी समय बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह एक बम फेंकते हैं, जो कि लो डेंसिटी का होता है, जिसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं होता है। उसका उद्देश्य में ये होता है कि केवल हमें विरोध करना है, इससे धुआं होगा, आवाज़ होगी और हम गिरफ्तारी देंगे। उस समय बम फेंकने के बाद भगत सिंह नारा लगाते हैं कि डाउन विथ इम्पीरियलिज्म, इंकलाब जिंदाबाद। उसी समय कार्ल मार्क्स का एक फेमस नारा स्लोगन देते हैं कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट,
कि पूरी दुनिया के जो वर्कर्स हैं वो संगठित हो जाए। बम फेंकने के बाद इनके ऊपर इंडियन पिनल एक्ट 307 और एक्सप्लोसिव एक्ट लगाया जाता है, जिसमें इन्हें 14 साल की जेल होती है। और उसके बाद कुछ ऐसे सारे के 14 क्रांतिकारी और पकड़े जाते हैं, जैसे राजगुरु और सुखदेव। जेल में ही भगत सिंह हंगर स्ट्राइक करते हैं, जिससे कि हमें भी पॉलिटिकल प्रिजनर का अधिकार दिया जाए। जैसे बहुत सारी सुविधाएं जो पॉलिटिकल प्रिजनर को दी जाती हैं, वैसी उसी तरह से हमें भी पॉलिटिकल प्रिजनर का अधिकार दिया जाए, क्योंकि हमने भी किसी की हत्या नहीं की है, हमने भी अपनी पॉलिटिकल मांग रखी होती है। तो इस हंगर स्ट्राइक में ही सचिन एक होते हैं जतेंद्र दास, उनकी 63 दिन के बाद भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो जाती है। कुछ 116 दिन की लंबी भूख हड़ताल रखने के बाद, अपने पिता के समझाने के बाद भगत सिंह भी अपनी भूख हड़ताल तोड़ते हैं। तो दोस्तों, एक तरह से ये माना जाता है ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट हंगर स्ट्राइक होती है। उस समय भगत सिंह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके होते हैं, लेकिन उसी समय क्या होता है कि जय गोपाल, पुनेंद्र नाथ बोस, मनमोहन बनर्जी और हंसराज बोहरा ये लोग सरकार से पैसे लेकर भगत सिंह के खिलाफ में बयान देते हैं। उस समय वायसराय इरविन इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और भगत सिंह की फांसी के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाता है, जो कि असेंबली से भी पास नहीं होता है, जो पूरी तरह से इलीगल था। अब यहाँ आगे रोल आ जाता है गांधी जी। 4 मई 1930 को गांधी जी सरकार को पत्र लिखते हैं कि फांसी के लिए पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। यहाँ भगत सिंह के पिता कोर्ट में रिक्वेस्ट का आवेदन देते हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, सैंडर्स की हत्या में उनका कोई रोल नहीं है। 4 अक्टूबर 1930 को जब इस घटना का इस बात का भगत सिंह को पता चलता है, तो वो अपने बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं अपने पिताजी के ऊपर। उनके पिताजी इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस केस में दोषी करार दिया जाता है और उन्हें फांसी की सज़ा के लिए सज़ा सुना दी जाती है। और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर बॉम्बिंग केस में काला पानी की सज़ा सुना दी जाती है 14 साल के लिए, और उन्हें काला पानी भेज दिया जाता है। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि बटुकेश्वर दत्त ने भी माफ़ी नहीं मांगी होती है, और बाद में अपनी 14 साल की सज़ा पूरी करने के बाद वो इंडिया वापस आते हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ते हैं। 31 जनवरी 1931 को गांधी जी इलाहाबाद में एक सभा में कहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत धर्म कहता है कि अब फांसी नहीं होनी चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है किसी को भी फांसी नहीं होनी चाहिए, और भगत सिंह को तो इस समय जेल में भी नहीं होना चाहिए। 17 फरवरी 1931 को जब गांधी जी इरविन से बात करने जाते हैं, तो वो कोई प्री कंडीशन नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि आज़ादी का रास्ता किसी के लिए भी नहीं रोका जा सकता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। देश की आज़ादी की जो लड़ाई है वो रुकनी नहीं चाहिए, वो चलनी चाहिए। 19 फरवरी 1931 को मदन मोहन मालवीय रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम एक फांसी को तो कम से कम आप रुकवा दीजिए। 18 फरवरी 1931 को गांधी जी इरविन से मिलते हैं और कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल हो, तो उन्हें फ़ौरन भगत सिंह की फांसी को सस्पेंड कर देना चाहिए। महात्मा गांधी चाहते हैं कि किसी तरह से भगत सिंह की फांसी को टाल दिया जाए। इसके लिए वो आसफ अली को लाहौर भेजते हैं भगत सिंह और उनके साथियों से बात करने के लिए। वो कहते हैं कि आप उनको हिंसा छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और यहाँ फिर गांधी जी कहते हैं कि मैं किसी की भी फांसी होने के पक्ष में। 17 मार्च 1931 को सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित करते हैं और वो भगत सिंह के फांसी के विरोध में अपनी बात रखते हैं। अगले दिन ही भगत सिंह के डिफेंस लॉयर प्राणनाथ मेहता उनसे मिलते हैं, भगत सिंह से और राजगुरु सुखदेव से मिलते हैं और उनसे एक पिटीशन माफ़ीनामा लिखने के लिए कहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अगले दिन ही भगत सिंह के डिफेंस लॉयर प्राणनाथ मेहता उनसे मिलते हैं और भगत सिंह से और राजगुरु सुखदेव से एक मर्सी पिटीशन लिखने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने लिए नहीं तो आप देश के लिए कम से कम लिख दीजिए, क्योंकि आपका जीवित रहना देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर यहाँ भगत सिंह लिखते ज़रूर हैं, लेकिन मर्सी पिटीशन नहीं लिखते हैं। वो लिखते हैं कि डियर कॉमरेड भगती चरण और डियर वॉरियर चंद्रशेखर आज़ाद और जतिन दास अपनी सेक्रीफाइस दे चुके हैं, अब बारी उनकी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की है। अब साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के दिन केवल गिनती के दिन बचे हैं, इनका अंत होना सुनिश्चित है। 19 मार्च 1931 को गांधी जी वायसराय इरविन से मिलते हैं और इस फांसी को रोकने के लिए कहते हैं, पर यहाँ इरविन कहते हैं कि इस केस को मैंने स्पेशली ट्रीट किया है, इसलिए इस फांसी को रोकना ठीक नहीं होगा। बताया जाता है कि वायसराय के ऊपर उस समय पंजाब के बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर का प्रेशर था, क्योंकि वो वहाँ के बहुत सारे जितने ब्रिटिश ऑफिसर थे इस फांसी के पक्ष में थे। अगर वो ऐसा नहीं होता
तो बहुत सारे मास नंबर में वहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर रिजाइन कर देते। 20 मार्च 1931 को गांधी जी होम सेक्रेटरी हर्बर्ट डब्ल्यू इमर्सन से मिलते हैं इस फांसी को रोकने के लिए, लेकिन यह मीटिंग फेल हो जाती है। मार्च 1931 को गांधी जी इरविन से फिर मिलते हैं इस फांसी को रोकने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन ये अटैम्प्ट भी फेल हो जाता है। 22 मार्च 1931 को गांधी जी फिर इरविन से मिलते हैं और इस फांसी को रोकने के लिए बात करते हैं। इस पर इरविन इस केस को रिकन्सिडर करने की बात कह के टाल देते हैं। 23 मार्च 1931 को गांधी जी फिर एक बार पत्र लिखते हैं इरविन को, इसमें वो पूरी जान लगा देते हैं। वो कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन के आधार पर और इंटरनल पीस के आधार पर और उनकी खुद की राय में इस फांसी को तुरंत रोक देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना से मैंने बताया कि भगत गांधी जी ने अपनी पूरी कोशिश कितना प्रयास किया भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है लोगों के द्वारा कि नहीं, गांधी जी ने पूरा प्रयास नहीं किया। अगर गांधी जी इरविन से मिलने से पहले आंदोलन कर देते और कंडीशन रख देते कि नहीं, हम आपसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आप गांधी जी की फांसी को, भगत सिंह की फांसी को नहीं रोकोगे। लेकिन गांधी जी का मानना था कि हम किसी एक व्यक्ति के लिए हम पूरी देश की जो आज़ादी की लड़ाई उसको खतरे में नहीं डाल सकते। देखिए बात क्या होती है कि यहाँ पे दो विचारधाराएं होती है, एक गर्म दल होती है और एक नरम। दोनों का उद्देश्य देश के लिए लड़ना होता है। लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल ये लोग फांसी दी जाती, उस समय भी तो गांधी जी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय गांधी जी सरकार थोड़ी होते हैं। तो उनकी लड़ाई अक्सर अलग होती है और ये इनकी लड़ाई अलग होती है। इनकी लड़ाई होती है कि हम आज मरेंगे क्योंकि अगली जनरेशन के लिए हम प्रेरणा बनेगा और कितने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल पैदा होंगे। तो उनकी लड़ाई, वो अपने आप को यही मान के अपने सर के ऊपर कफन बांध के चल रहे होते हैं कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको पता है कि हम जेम्स स्कॉट या सैंडर्स को मार रहे हैं, तब पकड़े जाएंगे तो हमें फांसी होगी। भगत सिंह ने यहाँ पे आगे चल के भगत सिंह के अपने पिता चरण सिंह को कहते हैं कि आप अपने हमेशा जनरल जो उस समय गांधी जी होते हैं उनका हमेशा समर्थन कीजिएगा, क्योंकि वही कांग्रेस और गांधी जी मिलकर देश को एक दिन आज़ाद कराएंगे। भगत सिंह खुद बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं गांधी जी का, लेकिन दोनों की लड़ाइयाँ अलग अलग होती हैं। एक होती है कि नहीं, हम अंग्रेज़ों को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर समझाएंगे, एक हथियार से समझाने की कोशिश करते हैं, एक अहिंसा और सद्मार्ग से समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम जो लोग कहते हैं कि गांधी जी ने पूरा प्रयास नहीं किया भगत सिंह को बचाने के लिए, ये पूरी तरीके से गलत है। गांधी जी ने अपना जितना हो सकता था प्रयास उन्होंने किया, लेकिन कहने का मतलब वो सरकार तो थे नहीं कि वो एक बार जो बोल देते वही हो जाता। उस समय वो रिक्वेस्टिंग मोड में थे, रिक्वेस्ट ही कर सकते थे। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आप भगत सिंह को अपना आइकन मानते हैं तो गांधी जी को भी मानिए, और गांधी जी को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानिए, क्योंकि दोनों देश के महान वीर सपूत थे और दोनों का योगदान देश की आज़ादी में है। तो ठीक है, जय हिंद।